हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का माइंड मैप। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन इस दिक्कत को आज हम बहुत छोटे से लेक्चर में बंद करके लाए हैं और इसको देखोगे तो पता चलेगा जितना भी नीट का पीवाईक्यू है मिनटों में। आओ फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंप्लीट माइंड मैप देखते हैं। शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया मिलती है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है किसी पॉइंट मास का किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या लिखते हैं? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिखते हैं। टेंसर क्वांटिटी है मेरी जान। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका दिशा उषा से कौनो लेना देना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहां लिख रखा है, जैसे रिंग का किसके एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो। क्या आएगा? एमआर स्क्वायर आएगा। लेकिन किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डायमीटर के अलॉन्ग हो तो जस्ट आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मास एक्सिस से दूर है। जितना मास दूर उतना ज्यादा इनर्शिया। यहां पे मास पास 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 है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब कितना कम हुआ, कैसे कम हुआ, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत ज्यादा ना है। अब यहां पे बात करें डिस्क की, सॉरी रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग में क्या है? टेंजेंट के अलॉन्ग है। देखो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, तब हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जब किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, तो क्या करते हैं? एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। क्या कर रही हो? सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, और उसकी दूरी लिख लेते हैं, और वो जो गिवन एक्सिस के पैरेलल भी होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये जो एक्सिस ड्रॉ करी है जो गिवन एक्सिस के पैरेलल है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, ये कर देते हैं। अब रिंग का निकालना है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो भैया बड़ी कंफ्यूजन होगी। कैसे? सेंटर ऑफ मास से पास हो नहीं रहा है। जब पास नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या करेंगे? करेंगे आई, ओहो, आई सी एम एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर, ये हो गया एम आर स्क्वायर, और यहां पे रह गया एम आर स्क्वायर। तो मिलके क्या बना? 2mr स्क्वायर। क्या आ गया? 2mr स्क्वायर। तो पहली बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं? जब किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो जो सेंटर ऑफ मास से पास ना करे, तो एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो गिवन एक्सिस के पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास करे। फिर क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। फिर मास को डिस्टेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हमने यहां पे किया है। अब जैसे इस वाले में क्या है, आओ इसी बात की हम प्रैक्टिस करा देते हैं। आई लिखोगे, क्या आएगा? आईसी आएगा और एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आईसी कितना है बेटा? यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली एक्सिस जो होगी वो सेंटर मास से पास होगी, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा एम आर स्क्वायर बाई 2, और फिर एम आर स्क्वायर, आधा एम आर स्क्वायर पूरा एम आर स्क्वायर मिलकर बन जाता है 1.5 एम आर स्क्वायर, मतलब 3.5 एम आर स्क्वायर। तो प्रैक्टिस हो गई ना, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मिनटों में। अच्छा, एक बात और बतानी है आपको। क्या? किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसके अबाउट होता है? किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। कैसा आता है? ऐसा आता है। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था, ठीक है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो आप एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? अभी पढ़ के आए हो। क्या लिखोगे? अभी पढ़ के आए हो, ये लिखेंगे। अच्छा, अब जितना दूर जाओगे, जितना एक्स बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता रहेगा। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? इसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। पैराबोलिक रिलेशन आता है, नीट का पूछा गया सवाल है। क्या आता है? पैराबोलिक आता है। तो किसी बॉडी का सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक बात करूं, बहुत सिंपल सी बात करूं, ये दो मास सिस्टम है। कितने मास सिस्टम है? दो मास सिस्टम है, M1 और M2। इनके बीच का सेपरेशन L है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इनका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 1 के अबाउट आहा, 2 के अबाउट
आहा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बहुत शानदार। तो क्या आएगा, 1 के अबाउट लिखोगे तो 1 के अबाउट मास 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि वहीं से जा रहा है। मास 2 का क्या हो जाएगा, मास 2 इंटू एल स्क्वायर। 2 का क्या हो जाएगा, मास 2 का खुद के अबाउट है तो 0, और इसके अबाउट लिखेंगे तो क्या जाएगा, m1 एल स्क्वायर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो क्या आएगा, एक बात ध्यान रखो, रिड्यूस मास लिख देते हैं, आए रिड्यूस मास लिख देते हैं। अच्छा, फिर एल स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो सारे मास को एक मास से रिप्लेस कर देंगे, उसका नाम है रिड्यूस मास। क्या नाम है, रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास की वैल्यू जाती है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस साल ये नीट में सवाल आएगा तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, खुश हो जाओगे, और ये आएगा। ऐसा सवाल आता है कि दो मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट बताओ, क्या लिखोगे, IC इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। I1 हो जाएगा m2 एल स्क्वायर और I2 हो जाएगा m1 एल स्क्वायर। ठीक है, सबसे कम किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। चलो, थोड़ी सी बात तुमको बता दी, थोड़ी आगे बताते हैं। अब बात करते हैं डिस्क की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि मास जो है पूरे में फैला है, तो रिंग का मास पेरिफेरी में होता है, डिस्क का मास पूरे में फैला होता है, इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से ज्यादा होता है। अब यहां का क्या हो जाएगा, वही जस्ट आधा। और यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम समझदार हो, बताने की कोई जरूरत नहीं, समझदार हो। m/4 mr स्क्वायर आ जाएगा। इसी के हिसाब से हम रॉड का निकाल लेंगे। ठीक है, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, किसी किनारे से ml स्क्वायर बाय 3। अच्छा, किसी x डिस्टेंस से निकालेंगे तो क्या आएगा, x डिस्टेंस से निकालेंगे तो क्या आएगा, ml स्क्वायर बाय 12 सेंटर के अबाउट लिखोगे, और यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी बाबू, l/2 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, ml/2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किस थ्योरम से निकाला है, वीडियो रोको, कमेंट करके बताओ, वीडियो रोको और कमेंट करके बताओ, थोड़ा तीव्र गति से बताओ बाबू। ठीक है, ये थीटा एंगल हो, एल लेंथ की रॉड हो, m मास हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/3 m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी किनारे से टेढ़ी सी रॉड का 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसी में अगर हम आपसे एक सवाल पूछ लें चलते फिरते तफरी में, तो क्या करोगे, ये तो कॉपी बना दी हम, ठीक है, इसको हटाओ, एक यहां पे स्लाइड ऐड करें। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रॉड है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ये थीटा है, क्या आएगा, तो आप लिखोगे बीच से जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे 1/12 लगा दो, किनारे जाता 3, बीच से जाएगा 12, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई अलग बात या कोई कठिन बात नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सा बच्चा माइंड मैप बहुत सीरियसली देख रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर फ्रेम है, क्या है, स्क्वायर फ्रेम है। और पिछली बार जब मैंने सवाल पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया था, जिसका आंसर आया था g/4, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कुछ बच्चों को, है ना। इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किस वाली रॉड का, इस वाली रॉड वाले फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसका, ये जो ब्लू वाला फ्रेम है ना, 4 रॉड का फ्रेम है, जो सबका मास m है, सबका मास m है, तो इस 4 रॉड वाले फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 4 रॉड वाले फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 4 रॉड वाले फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, कमेंट करके बताना, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मास m है, लेंथ l है प्रत्येक रॉड का। चलो, अब यहां पे बात करते हैं किसी प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। लैमिना माने प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। जितनी लैमिनर बॉडीज होती हैं, लेयर बॉडी होती है, 2D बॉडीज होती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक जुगाड़ और भी होता है। जैसे मान लो ये 2D बॉडी है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, किसके, इसके, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, एक एक्सिस यहां से पास करते हुए ड्रॉ करेंगे, ये एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये, तो ये वाला जो जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, दोनों एक्सिस का सम आएगा। इस थ्योरम का नाम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली फॉर 2D होता है, ओनली फॉर 2D होता है, ओनली फॉर 2D होता है, 3D के लिए नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
किसी 2D बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो ऐसी एक्सिस के ऊपर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या करते हैं, दो एक्सिस उसी पॉइंट से ड्रॉ करो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अलोंग द प्लेन हो। किसी ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसी एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करते हैं, जहां से एक्सिस पास हो रही हो जिसके अबाउट निकालना हो वहीं से दो एक्सिस ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो, अलोंग द प्लेन हो। उन दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा। ठीक है, तभी तो I2 और I1 अलोंग द प्लेन हो गया, वो I0 के बराबर होगा, वो I0 के बराबर होगा। I1 I2 का सम I0 के बराबर है। और किस थ्योरम से, चलो ये किस थ्योरम से आया है बताओ, किस थ्योरम से आया है, पैरेलल या परपेंडिकुलर, किस थ्योरम से आया है, जल्दी बोलो किस थ्योरम से आया है। ठीक है, अब स्क्वायर लैमिना हो जाए, ये रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर लैमिना हो जाए तो ये वाली लाइन 3 वाली लाइन और ये वाली लाइन 4, ये वाली 4 वाली लाइन 3 4 परपेंडिकुलर है ना, चलेगा। 1 वाली 2 वाली भी परपेंडिकुलर है ना, हां है हो, 1 2 परपेंडिकुलर है, 1 परपेंडिकुलर 2 के है, 3 परपेंडिकुलर 4 के है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे I0 निकालना होगा तो 1 और 2 का सम कर देंगे, I0 निकालना होगा तो 3 और 4 का भी सम कर देंगे। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल भी होंगे, तो देखा जाए देखने में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन जो आएगा 1 के अबाउट वही आएगा, 2 के अबाउट वही आएगा, 3 के अबाउट वही आएगा, 4 के अबाउट। क्यों, हमको पता है I0 की वैल्यू लिखी जाएगी तो 1 और 2 का सम लिखा जाएगा, I0 की वैल्यू लिखी जाएगी 3 और 4 का सम लिखा जाएगा, तो दोनों एक ही बात हो गई। देखो I1 प्लस I2 I3 प्लस I4 वो I0 के बराबर होगा और ये आएगा ma²/6। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। क्या, इसके अबाउट सबके अबाउट सेम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन स्क्वायर लैमिना होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, स्क्वायर लैमिना होना चाहिए, रेक्टेंगुलर में नहीं मेरी जान, क्योंकि यहां L होगा यहां B होगा, अलग अलग हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का निकालें तो क्या आएगा, क्यूब का अगर निकालो I0 ये वाला निकालो, तो जो आप अभी निकाल के आए हो स्क्वायर लैमिना का वही क्यूब का हो जाएगा। क्यूब का और स्क्वायर लैमिना का सेम आता है, कोई डिफरेंट नहीं आता है। देखने में देखा जाए तो क्यूब ही तो रखा, ढोकला लेयर बाय लेयर रखा अरेंज तो होगा वो स्क्वायर शीट जैसा ना, तो ma²/6 आएगा। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनुलर डिस्क का मतलब हो गया जैसे वो खाने वाली चीज जो मीठी मीठी होती, क्या बोलते उसको, डोनट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I0 इज इक्वल टू m/2 r1² प्लस r2² हो जाएगा। ये R2 बाहर वाला R2 है, अंदर वाला R1 है, तो क्या हो जाएगा m r1²/r2²। m क्या है, इस इतने का मास है, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों, सॉल्व करके प्लस में ही आता है, सॉल्व करके प्लस में ही आता है। m क्या है, इस इतने पोर्शन का मास है, ये इंपॉर्टेंट है एनुलर डिस्क का, इसको याद रखना। ठीक, सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट 2/5, हॉलो का 2/3। ठीक है, हॉलो का 2/3 आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यहां पे फिर से, जो डिस्क होता है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों एक ही बातें होती हैं। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों एक ही बातें होती हैं। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सिलेंडर बोलो या सॉलिड सिलेंडर बोलो, बात एक ही होती है। जब तक मैं हॉलो नहीं बोलूंगा, हॉलो नहीं समझोगे तुम। रिंग और हॉलो सिलेंडर एक बात होती है, रिंग और हॉलो सिलेंडर एक बात होती है। तो ये हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर बोलेंगे तो सॉलिड समझना, हॉलो सिलेंडर बोलेंगे तभी तुम समझोगे कुछ, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क होता है, टॉर्क आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, R×F लिखते हैं, R×F लिखते हैं। टॉर्क आता है RF sin थीटा, ठीक है, ये लिखते हैं, और डायरेक्शन में n कैप। और अगर तुमने लिख दिया टॉर्क इज इक्वल टू F×R, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, गलत होता है। क्यों, अगर मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को इधर फोर्स लगाओगे तो भाई अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि ऐसे घूमेगा,
ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। तो अगर हम आर क्रॉस एफ लिखेंगे, आर क्रॉस एफ लिखेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, आर क्रॉस एफ, आर इधर की तरफ है, एफ इधर है, तो आर से एफ की तरफ कर्ल करना पड़ेगा, आर से एफ की तरफ कर्ल करना पड़ेगा, तो ये टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ। तो देखने से तुमको यही लग रहा है बाबूजी क्या, कि आर इधर की तरफ है, हां है, एफ इधर की तरफ है, हां है, तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, आर क्रॉस एफ। घूमने का सेंस इसका इधर है, घूमने का सेंस इधर है, और तुम क्या कह रहे हो, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर मतलब इधर, तो ये एफ क्रॉस आर का सेंस इधर आ रहा है। तुम बताओ अगर एफ क्रॉस आर करोगे तो जिधर घूमने का सेंस है उसके उल्टा नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसीलिए आर क्रॉस एफ रखेंगे। आर इधर की तरफ है, एफ ऊपर है, ऐसे घूमेगा, तुम एफ क्रॉस आर करो ऐसे घूमेगा, पॉसिबल है नहीं है ना, तो कहा एफ क्रॉस आर करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे, क्या करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे। टॉर्क हमेशा आर क्रॉस एफ करते हैं। आर क्या होती है, पोजीशन किसकी, फोर्स की, जहां से आप देखते हो टॉर्क, जिसके अबाउट टॉर्क देखते हो। यह सबसे ज्यादा गलत होता है, यह सबसे ज्यादा गलत होता है। आर क्या है, पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू, जिसके अबाउट देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक हिंट देते हैं तुमको, देखो जरा ध्यान से, एक हिंट देते हैं, फटाफट देखना, एक हिंट देते हैं, फटाफट देखना, एक हिंट देते हैं, फटाफट देखो, सुनो, यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे इधर तरफ एफ फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब मुझे ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए, ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क की वैल्यू क्या लिखोगे, आर क्रॉस एफ। तो यहां टॉर्क क्या आएगा, एक्स आई वाई जे क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना, ओ के अबाउट टॉर्क, ठीक, क्या हो गया, टॉर्क अबाउट ओ। अभी देखो ध्यान से, फोर्स यहां कहीं लग रहा है, देख तुम यहां से रहे हो, अब मुझे लिखना है टॉर्क। यह सवाल नीट का सवाल है, इसमें खूब गलत होता है। टॉर्क तुम्हारा भी गलत हुआ होगा, हमें पता है, अबाउट ए, एक अबाउट टॉर्क देखेंगे क्या आएगा, आर लिखेंगे, आर वेक्टर जानते हो क्या आएगा, माइनस एक्स आई वाई जे आएगा, ये आएगा आर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ देखी जाएगी, टॉर्क यहां से देख रहे हो, फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क जब लिखा जाएगा वो आएगा क्या, माइनस का एक्स आई वाई जे क्रॉस एफ वेक्टर। क्यों किया माइनस, क्योंकि यहां से इधर की तरफ देखोगे, यहां से इधर तरफ देखोगे, यहां से इधर तरफ देखोगे, यहां से जब इधर तरफ देखोगे तो माइनस में वेक्टर लिखोगे, और जब यहां से बैठ के देखोगे तो प्लस में वेक्टर लिखोगे, ये लिखोगे ऐसा। दोनों में फर्क है, इसीलिए एक जगह लिख दिया। ये डीपी स्लाइड है, ध्यान से नोट कर लेना, इसको अपनी डायरी में मेंशन कर लेना, ठीक है। चलो आइए अब टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस वेट का टॉर्क निकालना है, तो इस वेट पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा आपको। इस वेट पे परपेंडिकुलर डालने जाओगे तो आपको ये लेंथ लिखनी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करके देखो, L/2 sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क की वैल्यू आएगी mg L/2 sin थीटा। और किधर की तरफ होगा टॉर्क, ऐसा, घूमने का सेंस ऐसा होगा। अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क निकालना है इसके अबाउट, ये ओ पॉइंट है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, इस फोर्स का टॉर्क निकालो, क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क आएगा F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg का टॉर्क यहां क्या हो जाएगा, mg यहीं लग रहा है, यहां से लग रहा है, तो टॉर्क ऑफ फोर्स ये हो जाएगा, और टॉर्क ऑफ mg क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओ के अबाउट mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि mg उसी पॉइंट से पास हो रहा है, टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे इसी पूछता इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो जैसे F इज इक्वल टू ma होता है, जैसे F इज इक्वल टू ma होता है, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है।
वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हो उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखते हो, उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा आता है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखते हैं, उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा लिखते हैं। अगर ये मान लो डिस्क है, ये मान लो अगर डिस्क है एक एग्जांपल के लिए, तो टॉर्क क्या आ रहा था, एफ आर आ रहा था। आई क्या आएगा, डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा अल्फा। अब यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आई लिखना है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, अल्फा भी उसी पॉइंट के अबाउट आएगा, तो अल्फा आएगा, सॉल्व करके निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस तरह के सवाल में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन आसान सा एक्सप्रेशन है। जैसे हमने लिखा था, अगर ये पुली मासलेस होती, फ्रिक्शनलेस होती, तो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था क्या, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास, ये लिखा था ना, नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास। लेकिन ये कब पढ़ा था, ये कब पढ़ा था, जब पुली मासलेस है, जब पुली मासलेस है तब, जब पुली का कोई मास नहीं है तब। लेकिन पुली अगर मैसिव हो गई तो पुली मैसिव हो जाएगी, तो इनर्शिया में पुली का भी इनर्शिया ऐड करेंगे, पुली का भी इनर्शिया ऐड करेंगे, पुली का भी इनर्शिया ऐड करेंगे, आई बाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। ये दोनों मास का इनर्शिया है, ये पुली का इनर्शिया ऐड करेंगे। अब एक्सेलरेशन आप बिल्कुल वैसे ही निकालोगे, बस पुली वाला इनर्शिया ऐड कर देना, पुली वाला इनर्शिया ऐड कर देना। ठीक है, इस टर्म को हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, लिख सकते हैं ना, उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए, और आपकी बात जानकारी के लिए बता दें, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, रिंग के लिए 1, जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी, हाफ। किसके लिए, डिस्क के लिए। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी, 2/3 शेल के लिए। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू आएगी 2/5 स्फीयर के लिए। जब ये अपनी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री है उसके अबाउट रोटेट करे तो, हमेशा नहीं। ठीक है, तो आई की वैल्यू एम के स्क्वायर भी लिखी जा सकती है, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। तुम्हें पता है इसमें बहुत जरूरत पड़ती है, इसमें बहुत जरूरत पड़ती है। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो देखो एफ तो 0 होता है, उसका एफ 0 होता है, एफ बोले तो नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 कब होता है, जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो। और टॉर्क 0 होता है जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। बस यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या बता रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या लिखेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट इक्विलिब्रियम होगा। जिसके अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट इक्विलिब्रियम होगा। इस बात का ध्यान रखना, लोग समझते नहीं है, कहीं अगलम बगलम काम करते रहते हैं। एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एक आदमी के पास खराब तराजू था, एक आदमी के पास खराब तराजू था, एक तराजू ऐसा खराब था, एक साइड वेट रखता था, एक साइड अपना जो सामान तौलना था वो रखता था, पलट देता था, दोनों बार अलग अलग रीडिंग आती थी, क्योंकि ये तराजू गड़बड़ था। ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका टॉर्क इधर बैलेंस होगा, इसका टॉर्क इधर बैलेंस होगा, तो क्या जाएगा, W1 L1 इज इक्वल टू WL2 आ जाएगा। यहां इक्विलिब्रियम में होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या आएगा, WL1 इज इक्वल टू W2
L2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ट्रू वेट जो आएगा वो ये आएगा। ये क्या है, कोई अगर तराजू खराब हो तो सही तराजू, सही वेट जो हो जाएगा वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा किसका, खराब वाली रीडिंग का। सही रीडिंग क्या आएगा, खराब वाली रीडिंग का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी से तो सवाल आएगा, इसी से तो सवाल आएगा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां भी आर क्रॉस पी करते हैं, पी क्रॉस आर नहीं करते क्योंकि डिस्कशन कर चुके हैं वहां पे, तो इसी डिस्कशन को यहां दोबारा नहीं करेंगे। डायरेक्शन आर से पी की तरफ घुमाओ, टेंशन मत लो। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी करेंगे, इस पे डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आता जाएगा। मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है O के अबाउट। वेलोसिटी इस तरफ है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डालेंगे, तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या आएगा, mv सेंटर ऑफ मास h, और O डैश के अबाउट क्या आएगा, वेलोसिटी पैरेलल हो गई तो 0 आ जाएगा। अगर डायरेक्शन निकालने की बात आएगा, डायरेक्शन निकालने की बात करोगे तो पोजीशन वेक्टर किधर है, इधर की तरफ है। वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर तरफ है। ऐसे घुमा देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा क्या, क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम यहां निकालना हो, इसके अबाउट निकालना हो तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम जो कोई बॉडी ट्रांसलेट रोटेट दोनों कर रही हो तो ये लिखते हैं MVCM, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनटू आई ओमेगा होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं, वेक्टोरली ऐड करते हैं। इसको ढंग से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, L वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R क्रॉस MV प्लस आई ओमेगा। वेक्टोरली ऐड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर O के अबाउट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, MVR परपेंडिकुलर। सेंस कैसा होगा, देखो ऐसे बढ़ा दिया तुमने, ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, O के अबाउट क्या आएगा, MVR, फिर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, आई ओमेगा, वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अगर मुझसे कोई बोले इसके अबाउट लिखो तो इसके अबाउट तो खाली आई ओमेगा, खुद के अबाउट आई ओमेगा ही रहेगा, जो नाच रहा है। यहां के अबाउट देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां के अबाउट देखे तो पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, चल इधर तरफ रहा, ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एमवीआर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यहां लिख रखा है। एमवीआर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई ओमेगा अभी भी क्या है, ऐसा है, क्लॉकवाइज। आई ओमेगा ऐसे लिखा जाएगा। फिर से सुनो, जब कोई बॉडी नाचती है, खाली जब खाली नाचती है तो आई ओमेगा, नाचती और घूमती दोनों है तो एमवीआर प्लस आई ओमेगा, और बॉडी खाली चल रही है तो खाली आर क्रॉस एमवी। तो खाली चल रही है, खाली चल रही है तो आर क्रॉस एमवी, केवल नाच रही तो आई ओमेगा, चल और नाच दोनों रही है तो दोनों का सम। तो इस एक साथ हमने लिख दिया है। ये केवल ट्रांसलेशन के लिए, ये केवल रोटेशन के लिए, और ये ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों के लिए। अब ये वाली बॉडी यहां से वो खाली जा रही है तो एमवीआर, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके अबाउट सीधी जा रही है, मुंडी नहीं घुमानी पड़ेगी, 0। इस वाले के लिए देखो, इसके अबाउट देखो खाली नाचती हुई नजर आएगी, इसके अबाउट देखो जा भी रही है नाच भी रही है, तो एमवीआर लिखोगे, सेंस क्लॉकवाइज आएगा। क्यों, अभी बताया था ना क्यों, फिर से देख लो, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, और आई ओमेगा भी क्लॉकवाइज जोड़ दिया। लेकिन इसके अबाउट देखोगे तो यहां से देखेंगे ऐसे, ये पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है ना, तो इसकी तरफ जाओगे ना घूम के तो एंटी क्लॉकवाइज, और एमवी और आई ओमेगा तो अभी भी क्लॉकवाइज, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो क्लियरिटी आई कि नहीं आई, डायरेक्शन सही लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे झेल जाते हैं यहां पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे यहां पे झेलते हैं, तुम मत झेलना, तुम मत झेलना। क्यों, जानते हो क्यों, ये बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, चलो अब यहां पे देखा जाए तो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो ओ के अबाउट देखो, ओ डैश के अबाउट देखो, खाली ये नाचेगा, आई ओमेगा,
इसके अबाउट देखो तो mvr प्लस आई ओमेगा। और अगर हम ए के अबाउट देखें, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट यहां मान लो, चाहे यहां कहीं मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं मान लो, तो क्या आएगा, mvr आएगा और आई ओमेगा आएगा। ठीक है, सबका सेंस एक जैसा है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ऐसे खाली ट्रांसलेट कर रहा है, तो पक्का क्या होगा, केवल mvr वाला होगा, नाचने वाला नहीं होगा। तो इस वाली वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम। ठीक है, ये अगर थीटा एंगल है, तुमको पता है y इक्वल टू mx प्लस सी होगा, तो tan थीटा की वैल्यू m के बराबर होगा। ये इतनी लेंथ c के बराबर होगी। ये थीटा तो ये भी थीटा, 90 में थीटा, ये भी थीटा, ये r परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, c cos थीटा आएगी। सो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, mvr परपेंडिकुलर, m लिखोगे, v लिखोगे, c cos थीटा। पार्टिकल लगातार सीधा जाएगा तो लगातार यही एंगुलर मोमेंटम बना रहेगा, चाहे पार्टिकल यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां। पार्टिकल की किसी पोजीशन के लिए एंगुलर मोमेंटम यही बना रहेगा। जब यार यही एंगुलर मोमेंटम आएगा तो हम बोल सकते हैं थ्रू आउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। थ्रू आउट क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और मैं अगर आपसे बोलूं ये नीट में पूछा गया है, तो क्या कहोगे कि ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि क्या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम थ्रू आउट यही बना रहेगा क्या, तो बोलोगे हां। क्या बोलोगे, हां बना रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी जब तक वेलोसिटी, और यहां क्या है, हम मान के चल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां सी क्या है, जो इंटरसेप्ट है, एम क्या है, जो स्लोप है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जहां पे ऐसा होता है। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। उससे पहले जिस फॉर्मूले से सबसे ज्यादा सवाल आता है, टॉर्क। टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी। ठीक है, टॉर्क अगर एवरेज निकालना हो तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम पीरियड। सुनो, जितना पढ़े हो सब बेकार है, सवाल तो यहां से आएगा, पक्का बताओ, देखना तुम जाके, आके थैंक यू बोलोगे, बोलने की जरूरत नहीं, खाली मुस्कुरा देना, बस हम समझ जाएंगे क्या आएगा, कि काम हो चुका है। टॉर्क यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, स्लोप टॉर्क देता है, स्लोप टॉर्क देता है, इससे सवाल आएगा। टाइम और टॉर्क ग्राफ होगा, एरिया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देगा। क्या देगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देगा। ये इससे सवाल आता है, इससे सवाल आता है, इसी से आएगा, इस बात का ध्यान रखना, इसी से आएगा, इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें, क्या सुनो इधर, अगर इफ टॉर्क इज जीरो तो डीएल बाई डी टी जीरो, मतलब डीएल इज जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ना है। तो क्या बोला मैंने, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, जीरो होगा, उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। शॉर्ट समझ में आया, एएमसी। अगर मैं आपसे पूछूं, यह बॉल आया, टकराया, चिपक गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट लगा सकते हैं? क्या हम सेंटर के अबाउट लगा सकते हैं? क्या हम सेंटर के अबाउट लगा सकते हैं? क्या हम इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं? क्या जल्दी बोलो। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई, ये जो इंतजाम रखा है टेबल पे रखा है, टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल, मेरा हाथ ऐसे ऐसे रखा है, इस पे कोई जाके टकरा रहा है, ऐसे टेबल पे रखा है, ऐसे ऐसे से नाचेगा, है ना, ऐसे से नाचेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूंगा, जैसे ही टकराएगा यहां एक जर्क लगेगा, जैसे टकराएगा यहां पे एक जर्क लगेगा,
फोर्स लगेगा, इसके बाद इस फोर्स का टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हम, नहीं लगा सकते, सेंटर के अबाउट नहीं लगा पाएंगे। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटर के अबाउट इस जो हिंज पॉइंट है यहां पे टॉर्क लगता है, ठीक है। अगर मैं इस हिंज पॉइंट के अबाउट देखूं तो यहां से फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है ना, लेकिन मैं यहीं पे बैठ के देखूंगा तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे एमजी का टॉर्क, गुरुजी ऐसे टेबल रखी है, एमजी नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, उस दोनों टॉर्क कैंसिल हो गया। हम इसके अबाउट देख रहे हैं, ऐसे ऐसे नाचने की बात हो रही, ऐसे ऐसे नाचने की बात हो रही है ना। तो एमजी टॉर्क जीरो, बस इसी का टॉर्क देखना। तो यहां से बैठ के देखोगे तो इसका जो फोर्स लगेगा इसका टॉर्क आ जाएगा, लेकिन यहां से बैठ के देखोगे तो किसी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं होगा। जब किसी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहां के अबाउट लगा सकते हैं, ओ के अबाउट लगा सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ, पहले का एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एम यू एल, बाद का एंगुलर मोमेंटम दोनों चलने लगे, रॉड का एक किनारे से 1/3 ml स्क्वायर और ml स्क्वायर इसका इनटू ओमेगा, दोनों का इनर्शिया लिखो, एक साथ नाचने लग गए। तो टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी निकालना हो एंगुलर तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आया सवाल है नीट में, एक नहीं अनेक बार। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहां पर? आंसर चाहिए मेरे को, वीडियो पॉज। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? वीडियो पॉज करो, आंसर बताना, ठीक है। अब यहां पे ये डिस्क घूम रही है, आई ऐसे, ये गिर गई, इसी के ऊपर चिपक गई, दोनों साथ साथ नाचने लगी। फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स होगा। तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज, एक पे क्लॉकवाइज लगेगा, दोनों एक दूसरे को मार देंगे। मतलब यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। पहले का एंगुलर मोमेंटम एक ही सेंस में घूम रहा है इसलिए जोड़ दिया, अपोजिट सेंस में होते तो माइनस कर देते। अब दोनों एक साथ चलने लगे, I1 प्लस I2 क्या कर देंगे? ओमेगा बराबर कर देंगे। सवाल इस पे भी आता है, क्यों कंजर्व किया पता है? मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, ऐसे नाच रहा हूं, चल रहा है, मैं हाथ फैला दूंगा स्लो हो जाऊंगा, हाथ जोड़ दूंगा फास्ट हो जाऊंगा। ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे कर दूंगा स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। स्टूल पे करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट कराया गया है, तुम्हें पता है ना। चलो यहां पे ये रॉड यहां से हिंज है, जो अब ये करके आए वही सिचुएशन, ये रॉड यहां से हिंज है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात पॉसिबल नहीं, क्योंकि जर्क लग रहा है इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, वो भी ओ के अबाउट होगा। ओ के अबाउट लिखोगे तो क्या आएगा? MUA आएगा, और वो क्या हो जाएगा? I ओमेगा के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला गया है? रॉड है यहां पे रखा हुआ है, कहीं से हिंज नहीं है। अगर हिंज नहीं होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, यहां कहीं से हिंज नहीं है, तो यहां पे क्या लगेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। लेकिन हिंज होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। अगर यहां हिंज होता तो यहां पे धक्का मारता तो गड़बड़ा जाता ना, एक फोर्स लगता, फोर्स लगेगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। हिंज नहीं है इसीलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। पिछले सवाल का आंसर तुम्हें यही मैंने दे दिया तुरंत, ठीक है। तो पहले का एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम, बाद का लीनियर मोमेंटम सेम होगा। अब ये क्या कर रहा है? टकराने के बाद रुक गया है, टकराने के बाद पार्टिकल रुक जाता है, चलता नहीं है, चिपकता नहीं है, पहले चिपक रहा था, ठीक है। तो पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर कर दिया। अब ये नाचेगा भी, क्योंकि ऐसे कोई चीज रखी है, ऐसे कोई चीज रखी है, इस पे कोई चीज मारोगे तो ये क्या करेगा? नाचते हुए भागेगा। अब इसको पेन गिराना नहीं चाहते हम, नहीं हमारा पेन गिर जाएगा, लेकिन करके दिखाते हैं। ऐसे कोई चीज मारोगे तो ये चलेगा और नाचेगा भी, देखो चल भी रहा है, नाच भी रहा है। मैं इसको कैच करना चाहता हूं, गिरे जिससे ना, ऐसे मारेंगे, देखो चल भी रहा है, नाच भी रहा था ना। तो नाचेगा किस एंगुलर वेलोसिटी से? उसके लिए क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे। MUA लिखोगे और I ओमेगा लिखोगे। I की वैल्यू यहां क्या लिखोगे? ML स्क्वायर बाई 12 कर दोगे। क्या कर दोगे? ML स्क्वायर बाई 12 कर दोगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों है? क्योंकि यार रखा है, चिपका नहीं है, रखा है, चिपका नहीं है। चिपका होता, हिंज होता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होता। अगर मैं आपको बोलता कि ऐसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? यहां से ये हिंज है, यहां से हिंज है, बंधा है, तो ये वाली बात नहीं होती, क्योंकि ओ फोर्स लगा रहा है,
तो खाली ये लगता अबाउट ओ, अबाउट ओ, ये अबाउट ओ होता। क्यों? क्योंकि तब खाली नाचता, तब खाली नाचता। इससे पहले क्या है, ये जा भी रहा है और नाच भी रहा है, दोनों बातें हो रही थी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, इसलिए दोनों सिचुएशन एक साथ लेके आए थे। देखो यहां पे हिंज है, यहां पे तो हिंज है, हिंज है, तो क्या बीच में लग रहा था, तो एम यू इंटू ए आया, फिर एम एल स्क्वायर बाई 3 एम ए स्क्वायर ओमेगा। अभी जो करके आए वही वाला, जो पीछे करके आए वही वाला है ये। ठीक है, अब यहां पे हमने किसके अबाउट देखा है, अबाउट ए देखा है, इस पॉइंट के अबाउट देखा है। क्यों देखा है तुम जानते हो, क्यों देखा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, जब भी आता है बच्चों से होता नहीं है। एक आदमी यहां खड़ा था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, छतरी नचाने लग गया, छतरी नचाने लग गया, तो छतरी को एंगुलर मोमेंटम मिल गया, तो इसको भी एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले एंगुलर मोमेंटम 0 था, छतरी नचाने से एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम छतरी का आया, तो इसका भी आना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा। पहले का एंगुलर मोमेंटम 0, तो बाद का एंगुलर मोमेंटम 0 करना पड़ेगा। ध्यान से सोचो, ये प्लैंक वाला सवाल है। एक प्लैंक पे एक आदमी खड़ा था, प्लैंक पे चलने लगता तो प्लैंक पीछे जाता था, वैसे ही छतरी पे नचाओगे तो उसके उल्टा डायरेक्शन में नाचेगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे हेलीकॉप्टर में पंखा होता है, हेलीकॉप्टर पंखा इसी से नाचता है, तो पीछे वाली अगर पंखी बंद कर दो ना हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर है ये हेलीकॉप्टर है, यहां लगा पंखा, और यहां पे ये सब इसकी पूंछ है, ऐसे ये इसकी पूंछ है, यहां पूंछ पे पंखा नहीं लगा होगा ना, तो अगर ये ऐसे नाचेगा तो पूरा पूरा हेलीकॉप्टर ऐसे नाचेगा। तभी तो जब विलन लोग भैंस इसको उड़ा देते हैं तो पंखा उल्टा नाचते हुए गिर जाता है। पता ही नहीं पता तुमको? तो क्या हो जाएगा, प्लैंक वाला सवाल है। प्लैंक वाले के लिए क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक लिखते थे तो संपूर्ण मास लिखते थे, जो चलता था वो लिखते थे। छतरी घूम रहा था और रिलेटिव वेलोसिटी लिखते थे। सेम वही सवाल है। कितने लोग चमक गया कि प्लैंक में क्या करते थे, प्लैंक का वेलोसिटी निकालना तो संपूर्ण मास लिखते थे, ऊपर जो मास चलता था और रिलेटिव वेलोसिटी लिखते थे, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लिख दी, जो घूम रहा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, डिवाइड बाय संपूर्ण इनर्शिया लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अगर इसी प्लेटफॉर्म पे ये आदमी इधर की तरफ चलने लग जाए, एम मास का आदमी इधर तरफ चलने लग जाए, तो ये पूरा पूरा प्लैंक इधर घूमने लग जाएगा, पूरा पूरा अरेंजमेंट इधर घूमने लग जाएगा। रीजन तुम जानते हो, कोई एक प्लेटफॉर्म हो, उस पर तुम अगर ऐसे ऐसे चलोगे तो प्लेटफॉर्म उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। फिर से संपूर्ण इनर्शिया लिखिए आप, और जो चल रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम लिख दिया हमने, लेकिन रिलेटिव वाला ये वेलोसिटी जो दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। याद वहां से कोरिलेट वहां से कर लो आप, कहां से? प्लैंक वाले से। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, पहले का बाद का 0 करके सॉल्व कर लिया। लेकिन याद करना क्या है यार, चल रहा था कौन? आदमी चल रहा था, तो आदमी का एंगुलर मोमेंटम mv0 आ रहा जाएगा, डिवाइड बाय संपूर्ण इनर्शिया। प्लैंक का पता है और उसका निकाल लो। ठीक है ना? अब कुछ बात करते हैं एनर्जी की। जो पहले एनर्जी है वो बाद में एनर्जी सेम रहेगी अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो, वर्क मतलब नहीं करेगा तो पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी बराबर कर रहे हैं। ये यहां से चल के यहां तक गिर गया, तो कितना हाइट गिर गया? L/2 cos थीटा प्लस L, इतना हाइट गिरा। L प्लस L/2 cos थीटा गिर गया, तो पोटेंशियल चेंज कितना आया? mg L प्लस, ध्यान से सुनो जरा, mg L नहीं लिखा, L/2 लिखा है। रीजन क्या है? क्योंकि रॉड है, सबसे बड़ी गलती रॉड है, तो रॉड यहां इसका सेंटर ऑफ मास होता है। हम सेंटर ऑफ मास की गिरने की बात करेंगे। L/2 ये गिरा था, L/2 cos थीटा ये गिरेगा। ठीक है, हम यहां सबसे ज्यादा गलती होती है जो L लिख लेते हैं, L नहीं लिखेंगे, L/2 लिखेंगे। जानबूझ के हमने बोला था, क्यों? फिर से बता देते हैं। ये रॉड है, रॉड है इतनी बड़ी, रॉड है इतनी बड़ी, L लेंथ की रॉड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये ऐसे। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है L/2 cos थीटा। समझो जरा, यूनिफॉर्म मास है, और यहां पे ये L/2। बहुत सारे बच्चे L लिखते हैं, अब आपको क्लियरिटी आ गई कि क्या लिखना है? L/2 प्लस L cos थीटा। ये यहां से यहां आया तो किस में बदल गया? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में। तो I की वैल्यू लिखो, ओमेगा स्क्वायर लिखो, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I
ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। थीटा की वैल्यू बदलते रहो, अलग अलग लोकेशन पे आप वेलोसिटी निकालते रहो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन्होंने थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए निकलवा दिया है। ठीक है, चलो अब अगर ट्रांसलेशन, रोटेशन, मोशन एक साथ हो तो ट्रांसलेशन के लिए सारी की सारी इक्वेशन जो लिखी है एज इट इज वैलिड होती है। रोटेशन के लिए इसी से मिलती जुलती इक्वेशन एज इट इज वैलिड होती है। सब की सब काइनेमेटिक्स वाली बात ऐसी होती है। इसी में मैं थोड़ी बात और ऐड करना चाहता हूं। क्या? जो काम फोर्स करता है यहां वो काम टॉर्क करता है। जो काम यहां आई करता है, जो काम यहां मास करता है, वही काम यहां आई होता है। जो काम यहां लीनियर मोमेंटम का होता है, वही काम यहां एंगुलर मोमेंटम का होता है। जो काम यहां पे डीपी बाई डी का होता है, फोर्स देने का, वही काम यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू डीपी बाई डी का होता है। जो काम यहां पे क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए का होता है, वही काम यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना, क्या बता रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट। अब यहां पे सुनो ध्यान से, जो काम यहां ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है, वही काम यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है। मतलब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एल स्क्वायर बाई 2i लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? जो काम इधर हो रहा था ट्रांसलेशन में, पूरा वही काम रोटेशन में होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ प्योर रोलिंग की बात करें। प्योर रोलिंग में 2 बातें होती हैं। एक तो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन माने हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। एक तो रोटेशन होता है, मतलब हर पॉइंट का हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग अलग होता है। रोलिंग दोनों का मिक्सचर है, खिचड़ी है। वी और आर ओमेगा, आर ओमेगा इधर, वी इधर, आर ओमेगा इधर, वी इधर, आर ओमेगा इधर, वी इधर। मतलब अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी होगा। रोलिंग, प्योर रोलिंग वर्ड का मतलब होता है नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब होता है जैसे ये वाला सरफेस यहां रखा गया, जमीन पे रखा गया, तो जमीन पे रखा जाएगा तो जमीन की वेलोसिटी 0 है, जमीन की वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है। तो इस पॉइंट की, बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो यही वेलोसिटी बॉटम वाले की होनी चाहिए। तो बॉटम की वेलोसिटी क्या है? v माइनस आर ओमेगा, ये 0 हो जाएगा। सो v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 आती है प्योर रोलिंग में। प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 आती है। तो अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होती है? अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है, कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है, तो अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आ सकती है। कैसे? जरा समझाएं। समझाएंगे नहीं, फॉर्मूला बताए दे रहे हैं। ये थीटा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी और वो इस तरफ होगी, इधर होगी, इधर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटी होंगी, ये वाली भी होगी, ट्रांसलेशन की भी होगी और रोटेशन की भी होगी। क्योंकि इसमें v भी होगा और इसमें आर ओमेगा भी होगा। तो v पीक वैल्यू कितनी होती है? v पीक वैल्यू आती है 2v, 2v cos थीटा बाई 2। एंगल वर्टिकल से देखते हैं, एंगल वर्टिकल से देखते हैं, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। यहां की वेलोसिटी थीटा 0 रखते ही 2v, यहां की वेलोसिटी तुम जानते हो कितनी आएगी, 0। तो अलग अलग पॉइंट की हम वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, यहां की वेलोसिटी आएगी 2v, यहां की वेलोसिटी √2v, यहां की 0, यहां की √2v। अब आप जो है ऐसे यहां की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कहां की? इस जगह की। 60 डिग्री यहां पे कोई पॉइंट P है इसकी, और
60 डिग्री यहां से एक कोई पॉइंट क्यू है इसकी। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। पी और क्यू की वेलोसिटी चाहिए मेरे को, मैंने आपको बोला है निकालने को। वेलोसिटी पी क्यू भी चाहिए और क्यू क्यू भी चाहिए। पी की वेलोसिटी क्या होगी और क्यू की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे निकाल के बताइएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेटेड रोलिंग हो तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग हो तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग होगा तो मतलब यहां पे क्या होगा, ए भी होगा, अल्फा भी होगा। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, अब 3 एक्सेलरेशन एक साथ काम करेंगे। कौन? ए यहां पे और आर अल्फा भी यहां पे। प्योर रोलिंग होगा तो एक ही वैल्यू आर अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, आर अल्फा इधर हो जाएगा। सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल लगेगा, यहां पे सेंट्रीपिटल लगेगा। यहां पे ए इधर होगा, आर अल्फा इधर होगा, और एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा। ऐसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 जाएगा। बी पॉइंट में एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन बी पॉइंट का वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं, ए पॉइंट को, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर बोले, एक्स के अलॉन्ग जो आएगा वो आएगा 2a, और वाई का एक्सेलरेशन, वाई की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम बाकियों का भी निकाल सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे इसका ए बी, इसका मान लो डी मान लेते पॉइंट, अगर डी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ डी along x एक्सिस, तो यह आएगा a माइनस ए सी, और y के लॉन्ग, d का y के लॉन्ग आएगा क्या, आर सी, मतलब ये आर सी करें, आर अल्फा, आर अल्फा। इस तरीके से लिखा जाएगा। इतना तो समझदार तुम अब हो ही गए कैसे एक्सेलरेशन लिखते हैं प्योर रोलिंग में। अब अगर किसी बॉडी को प्योर रोल करा के छोड़ा, मतलब धक्का देके छोड़ दिया जाए, बोला जाए कि ये प्योर रोल करेगा कि नहीं करेगा। अगर रफ सरफेस होगा, धक्का देके छोड़ोगे, कुछ देर बाद प्योर रोल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुम यहां धक्का दोगे, इस पे एक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन इसको इधर की तरफ टॉर्क देगा, इसकी स्पीड को घटाएगा। तो अभी भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी आगे ज्यादा है, घूम धीरे धीरे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्योंकि आगे की तरफ भाग ज्यादा रहा, घूम धीरे धीरे रहा है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। इस समय भी फ्रिक्शन लग रहा है, यहां पे v ज्यादा है, ओमेगा कम है, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ है। अभी भी फ्रिक्शन इसको घटाएगा, इसकी वेलोसिटी घटाएगा और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। एक समय ऐसा आएगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे 0 हो जाएगी, स्लिपिंग नहीं होगी, वैसे यहां फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा। तो फ्रिक्शन देखो गायब हो गया पिक्चर से। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि यू स्पीड से फेंका गया, कितनी देर बाद ये प्योर रोल करेगा, जैसे बाउलिंग गेम में होता है, तो आप निकाल सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, यहीं से नॉर्मल जाएगा, यहीं से वेट जाएगा, तो वही पॉइंट सुटेबल मिलेगा जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। यहां के अबाउट करेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ कर सकते हैं, और किसी पॉइंट के अबाउट करने की हिम्मत नहीं होगी। तो क्या मिलेगा? MUR मिलेगा, इज इक्वल टू आई ओमेगा मिलेगा प्लस MVR मिलेगा। आई की वैल्यू को हम MK स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू को V/R लिख सकते हैं, और यहां पे MVR लिखेंगे, और क्या हो जाएगा? MUR हो जाएगा। तो जितनी देर बाद प्योर रोल करेगा वो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी होगा जिससे प्योर रोल करेगा। अब आपके पास 7 सवाल हो गए। कैसा? रिंग के लिए, कैसा? हॉलो सिलेंडर के लिए, कैसा? डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, फिर हॉलो स्फीयर के लिए, फिर स्फीयर के लिए। 1 2 3 4 5 6 सवाल हुए। 6 सवाल के आंसर मुझे चाहिए, 6 सवाल के आंसर चाहिए। मतलब अगर मैं रिंग को फेंकूंगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी, डिस्क को फेंकूंगा किसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, अगर मैं स्फीयर को फेंकूंगा किसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, शेल को फेंकूंगा किसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, और जब मैं फेंकूंगा सबसे तेज कौन जाएगा, यह भी तुम्हें बताना है। प्रैक्टिस हो जाएगी गधे, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सबसे तेज जाएगा, रिंग, डिस्क, स्फीयर और शेल।
फेंकोगे सबसे तेज कौन जाएगा। ठीक है, कैसे आए ये भी मैंने बता दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला गया। टाइम कितनी देर बाद, टी इक्वल टू म्यू बाई जी पढ़ते हो ना, टी इक्वल टू यू बाई जी पढ़ते हो ना, यू बाई म्यू जी पढ़ते हो, टी इक्वल टू यू बाई म्यू जी पढ़ते हो, यहां पे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगा देना बस। ठीक है, अब टाइम किसको कम लगेगा ये भी तुम्हें बताना है। तो तुम्हारे पास 12 सवाल हो गए, 12 तो 14 सवाल हो गए। कैसे, आपको सबकी वेलोसिटी बताना है, आपको सबके लिए टाइम बताना है, और आपको बताना है कौन तेज गया, कौन सबसे पहले गया। ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, तो 14 सवाल यहां पे हैं, 14 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 14 सवाल है, 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 14 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। अगर इसको ओमेगा देके फेंकेंगे तो क्या होगा, ओमेगा देके फेंकोगे तो ये पॉइंट पीछे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, पॉइंट पीछे जाएगा, फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। फ्रिक्शन इसकी ओमेगा को कम करेगा, लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अभी भी फ्रिक्शन यही लगेगा क्योंकि यहां लॉकिंग पूरी नहीं हुई। जैसे लॉकिंग पूरी हो जाएगी मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, यहां फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। अब लाइफ टाइम कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लाइफ टाइम ही चलता चला जाएगा। फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया होगा, सारी बातें की होंगी। ठीक है, और ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है। मुझे चाहिए टाइम, मुझे चाहिए वेलोसिटी, कौन सबसे पहले चलेगा, कौन सबसे तेज चलेगा, ये सब चाहिए मुझे। मुझे सबकी स्पीड चाहिए, मुझे सबकी स्पीड चाहिए, रिंग की, डिस्क की, स्फीयर की, शेल की। वही हॉलो सिलेंडर हो जाएगा और वही सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे चाहिए 12 सवाल यहां हो गए, 12 तो 14 सवाल हो गए। कौन पहले चल रहा, कौन तेज चल रहा था। 14 सवाल फिर से, 28 सवाल। मैं देखना चाहता हूं कितना बच्चा सिंसियर है पीडब्ल्यू का, जो सवालों का जवाब देता है, मैं ये देखना चाहता हूं। ठीक है, माइंड मैप का मतलब दिमाग में सेट करना, बार बार क्वेश्चन करके सेट कर दो। इस बॉडी को फोर्स लगा के खींच रहे थे, रफ बॉडी था, एफ फोर्स आगे लगा खींच रहे थे, मान लेते फ्रिक्शन आगे की तरफ है, एच हाइट पे लगा रहे थे, तो क्या आएगा, एफ इक्वेशन लिखे तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए आएगा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा, एफ इंटू एच माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी जब एच बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन पैरेलल होगा, फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, एच बाई आर डोमिनेट करेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब सेम डायरेक्शन में लगेगा तो इतना, और फ्रिक्शन एंड एफ आर नॉट पैरेलल, तो एच बाई आर छोटा होगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बड़ा होगा। सबका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हम बता चुके हैं। इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो किसका एक्सेलरेशन होगा, किसका फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, सब बता सकते हो। कितने सवाल हुए तुम्हारे पास, कितने सवाल हुए मुझे बताओ कि रिंग में फ्रिक्शन कब 0 होगा, डिस्क में फ्रिक्शन कब 0 होगा, स्फीयर में कब 0 होगा, शेल में कब 0 होगा। 6 सवाल यहां पे। ठीक है, कब फॉरवर्ड लगेगा किसमें, रिंग में 6-12। कब बैकवर्ड लगेगा, रिंग, डिस्क, स्फीयर और शेल में 18। 18 सवाल ये हो गए, 18 सवाल, 18 सवाल, 18 क्वेश्चन हो गए यहां पे, 18 क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना। 18 सवाल है, 18 के 18 सवाल आए हैं। और जब ये आ जाए, जब ये आ जाए तो बोल देना सर हमने 18 कर लिए, सर हमने 14 वाले कर लिए। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बता भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां जलवा तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि पढ़ा ऐसे मौसम रहे। ठीक है, आगे आगे। इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉल छोड़ी जाए, उस पर फोर्स mg sin थीटा लगता है। जरा वहां पीछे वाली सिचुएशन में देखो, जब कभी भी सेंटर पे फोर्स लगता है, जब कभी भी सेंटर पे फोर्स लगेगा मतलब h 0 हो जाएगा। जैसे ही h 0 करोगे, फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फोर्स के जस्ट अपोजिट आएगा, है ना। तो जब ये इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, इधर भी जाएगा ना,
तब भी, क्योंकि अभी भी mg sin थीटा इस पे डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। तो चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर आएगा। चाहे नीचे से ऊपर से नीचे आए तब भी फ्रिक्शन ऊपर, क्योंकि स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है। चाहे नीचे से ऊपर जाए तब भी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा। क्या क्या होगा यहां कंडीशन देखो, mg sin थीटा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ma लगेगा, ठीक है, ये हो गया। और a इक्वल टू आर अल्फा लगेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क लिखेंगे आई अल्फा के बराबर करेंगे। कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 3 इक्वेशन हो गई। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहां पे हम अल्फा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। हम कई सारी चीजें निकाल सकते हैं और निकाल भी लेंगे। तो हमने देखो क्या निकाला है, यहां पे एक्सेलरेशन निकाला है। अगर ये स्मूथ होता तो यहां के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं आता, ए की वैल्यू होती जी साइन थीटा। अगर म्यू 0 होता तो स्मूथ सरफेस पे जी साइन थीटा होता है, रफ सरफेस पे ये आ जाएगा। कितनी देर बाद गिरेगा, 2h बाई जी लगाते हैं, 2h बाई जी लगाते हैं, साइन थीटा बाहर आएगा, क्यों जाएगा, और यहां पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर का फैक्टर ऐड कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है, स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो पक्का मैक्सिमम पॉसिबल से कम होगा। ये वाला जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होगा, 100% म्यू एम जी कॉस थीटा से कम या फिर बराबर होगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू प्योर रोल कराना है तो इस सरफेस पे म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। प्योर रोल कराना है तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कितनी, तुम जानते हो कितनी, ठीक है। प्योर रोल कराना है तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कितनी, तुम्हें पता है कितनी। अगर प्योर रोल कराना चाहते हो तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कितनी, इतनी, या इससे ज्यादा होनी चाहिए। कितने सवाल हो गए, 6 सवाल। 6 सवाल यहां पे कि अलग अलग बॉडी के लिए प्योर रोल कराने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, अलग अलग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, 6 सवाल। अलग अलग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 सवाल। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसके लिए होता है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसके लिए होता है। अगर हम पूछे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसके लिए होता है तो 6 सवाल। ये क्या आ गया, 6 सवाल ये हो गया। सबसे जल्दी कौन आएगा, सबसे जल्दी कौन आएगा, ठीक है, 1 सवाल। सबसे जल्दी कौन आएगा, 1 सवाल। ये बता देना कौन जल्दी आएगा, कौन देर में आएगा। तो कितने सवाल हो गए, जोड़ लेना जल्दी जल्दी, बता देना। फॉर्मूला याद करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, ठीक है। 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा। आया कहां से भी बता दिया हमने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया वो भी बता रहे हैं, लेकिन इसके भी तो 6 सवाल बनेंगे, 6 सवाल यहां बनेंगे, ठीक है। देखो अगर ये स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता तो v की वैल्यू √2gh आती, v की वैल्यू √2gh होता है। अगर म्यू 0 होता तो, क्यों, स्लिप करता हुआ आता है, h हाइट से गिरता है तो √2gh वेलोसिटी होती है। तो याद करना आसान हो गया ना कि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का फैक्टर ऐड करना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा सर एक चीज बता दो जरा, बता रहे हैं क्या, बता रहे हैं, रुक जाओ। एनर्जी वाली बात, एनर्जी वाली बात बता दो। देखो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵², ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं mk² ω²/2। टोटल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ mv² हाफ I⍵², ये हो जाएगा। अब अलग से फॉर प्योर रोलिंग, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mk² ω की जगह v² बाई r²,
मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर देखा जाए तो आएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है। तो टोटल एनर्जी अगर पूछी जाए तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी क्या जाएगा, ये आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन में है, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशन में है। ये ऐसे लिखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो यहां पे क्या होगा, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सी आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप सारे सवालों को कर लेना और रोटेशन का तुम धुआं धुआं कर देना, ठीक है। रोटेशन का तुम धुआं धुआं कर देना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन एक ही झटके में सारे फॉर्मूले एक जगह पे आ गए हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। देख लेना अच्छे से, सारे सवाल कर लेना। फोड़ोगे तुम ही, बता के जा रहे हैं हम।